एक हमने करना था रेस्पिरेटरी सिस्टम और सेकंड हमारा था एंडोक्राइन सिस्टम। अच्छा, ज़ैनब ने प्रेजेंट करना था और किसने प्रेजेंट करना था टॉपिक आज? मैम मैंने। हाँ जी, मारिया आपने कौन सा करना था? मैम एंडो। एंडो। अच्छा, मैम मेरा पल्मोनोलॉजी रिस्पिरेटरी। आपका रेस्पिरेटरी, पहले रेस्पिरेटरी कर लें। ओके मैम। चलें पहले रेस्पिरेटरी कर लेते हैं, फिर हम एंडो करेंगे, ठीक है? ओके मैम। 933 ओके। हाइलर लिम्फेडेनोपैथी चैप्टर नंबर 4 पेज नंबर 46 और 54 पॉइंट है। हाइलर लिम्फेडेनोपैथी क्या हुआ? जी ज़ैनब आपकी वॉइस नहीं आ रही। हेलो, आई थिंक पहले एंडो कर लेते हैं, शायद उनका प्रॉब्लम है इंटरनेट कनेक्शन। चलें मारिया आप फिर एंडो स्टार्ट कर लें चैप्टर नंबर 9, फिर हम चैप्टर नंबर 4 डिस्कस कर लेते, ठीक है? अच्छा, इसमें रूल ये है कि आपने, जैसे मैं बताती हूँ की पॉइंट और उसका सिर्फ आगे आंसर, आपने पूरी पूरी स्टेटमेंट को रीड आउट नहीं करना, आप सिर्फ कीवर्ड बताएंगी और उसके बाद उसका आंसर बता देना, ठीक है? ओके मैम। चलें स्टार्ट विद द एंडोक्राइनोलॉजी, चैप्टर नंबर 9 है आपके पास। मैम पेज नंबर 120 है। जी ठीक है, आप स्टार्ट करें। इसमें जो सबसे पहले 179 पॉइंट है, इसमें हार्मोन्स का टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बेसिकली जो इंसुलिन है उसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा होता है, यानी इंसुलिन करा रहा होता है। जो ग्रोथ हार्मोन है दैट इज डायबिटोजेनिक, और ये मैम ग्लूकोज। क्या हुआ? वो आवाज नहीं मैम आ रही? नेट चला गया था मेरा। अच्छा ज़ैनब, अभी हमने डिसाइड किया है कि अभी हम पहले एंडो स्टार्ट कर लेते हैं, ओके मैम, ओके मैम। ठीक है? उसके बाद हम रेस्पो कर लेंगे। अब मैंने अभी बताया है कि पैटर्न ये होगा कि आप सिर्फ कीवर्ड्स बताएंगे और साथ यस जस्ट मैम। आंसर बताएंगे। अब आप पूरी पूरी स्टेटमेंट और पूरा पूरा सिनेरियो रीड आउट करके नहीं बताएंगे, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, हाँ यस ठीक मैम। है? ओके। चलें ओके मैम। चलें, ओके। अब एंडो डिस्कस होने लगी, उसके बाद हम रेस्पिरेटरी सिस्टम करते हैं। जो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट था, पेज नंबर 120 है, 179 पॉइंट है। इसमें बेसिकली एक टेबल दिया हुआ है हार्मोन्स का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि इंसुलिन जो है वो सारे कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन सिंथेसिस करवा रही होती है, ठीक है? ग्रोथ हार्मोन जो है डायबिटोजेनिक है, और ये इसके अलावा लिपोलिसिस करा रहा होता है, प्रोटीन सिंथेसिस करा रहा होता है, बॉडी मास को। इनका एडीएचए एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ये वाटर रीअब्जॉर्प्शन को प्रिंसिपल सेल्स में इंक्रीज कर रहा होता है। इसके अलावा जो एल्डोस्टेरोन है वो सोडियम, हाइड्रोजन और पोटेशियम को इंक्रीज की सिक्रीशन को इंक्रीज कर रहा होता है। और थायराइड हार्मोन जो है वो बेसिकली ग्लूकोनियोजेनेसिस करा रहा होता है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस और लिपोलिसिस करा रहा होता है। तो बेसिकली ये कैटाबॉलिक हार्मोन है। और इसके अलावा बोन मैच्योरेशन में हेल्प कर रहा होता है। और जो बेबीज होते हैं छोटे न्यूनेटल पीरियड में, ये उनकी सीएनएस मैच्योरेशन करा रहा होता है। तो इसलिए अगर थायराइड हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाती है
तो उसमें फिर जो है ना CNS मैच्योरेशन खराब हो जाती है। इसमें यही पॉइंट्स हैं। इसके अलावा जो बेसिक है इंसुलिन में ये है कि ये इनहिबिट करा रहा होता है हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज को। जो ग्रोथ हार्मोन है वो इंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज हो रहा होता है और इसके अंदर इसकी ग्रोथ को इसको डिक्रीज करा रहा होता है सोमैटोस्टैटिन बेसिकली। और इसके अलावा इसमें जो की पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि सोमैटोस्टैटिन जो है वो बीटा सेल्स पे एक्ट करता है और इसका पैराक्राइन एक्शन होता है। इसके अलावा इम्यूनोस्टिमुलेटरी हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन, यानी बिफोर प्यूबर्टी ये इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट कर रहा होता है। इसके अलावा फीटल ब्रेन मैच्योरेशन में अगेन थायराइड हार्मोन हो रहा होता है। इसके अलावा ग्रोथ हार्मोन की जो सिक्रीशन है वो डिक्रीज कर रहा होते हैं सोमैटोमेडीन्स। थायराइड हार्मोन में इसको एडजुवेंट थेरेपी के डिप्रेशन की थेरेपी के लिए भी यूज करते हैं एज एन एडजुवेंट। और इसके अलावा अगर जो है नॉर्मल फिजियोलॉजिकल लेवल पे थायराइड हार्मोन जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस भी इंक्रीज करा रहा होता है। इसके अलावा मेलाटोनिन के बारे में ये है कि ये रिलीज इन द डार्क और इसका एंटी गोनेडोट्रोफिक एक्शन होता है। ठीक है, मैं ज्यादा तेज तो नहीं हूँ? ओके। जो लाइपोप्रोटीन लाइपेज जो लाइपोप्रोटीन लाइपेज है वो बेसिकली ट्राइग्लिसराइड्स को हाइड्रोलाइज करा रहा होता है प्लाज्मा में और ग्लूकागॉन जो है उससे कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी जो है वो इफेक्ट हो रही होती है। और इसके अलावा जो प्रोजेस्टेरॉन है दैट इज अ ठीक है। इसके अलावा बोन ग्रोथ बोन मैच्योरेशन के लिए ग्रोथ हार्मोन हो रहा होता है। बाकी इसमें सारी वही पॉइंट्स हैं रिपीट हुए में बार बार। जो पॉइंट नंबर 180 है इसमें एंटीरियर पिट्यूटरी अगर डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो उसमें फंक्शनिंग ऑफ जोना फेसिकुलेटा की जो फंक्शनिंग है वो इफेक्ट हो जाएगी। ठीक है। इसके अलावा जो जोना ग्लोमेरुलोसा है वो सिक्रीट करता है एल्डोस्टेरोन। एड्रीनल कॉर्टेक्स के 3 पार्ट्स होते हैं, जोना ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलेटा और रेटिकुलरिस। तो ग्लोमेरुलोसा से मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स निकलते हैं जैसे कि एल्डोस्टेरोन है जो सॉल्ट एंड वाटर जो है उसके बैलेंस को मेंटेन करता है, ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। और जो जोना फेसिकुलेटा है उससे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो स्टीरॉयड हार्मोन्स हैं लाइक कॉर्टिसोल जो स्ट्रेस हार्मोन भी है। इसके अलावा जो रेटिकुलरिस है उससे एंड्रोजेंस निकलते हैं जो जिसमें डाइहाइड्रोएपी एंडोस्टेरोन और एंड्रोस्टिनिडायोन होते हैं। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे है कि मेल्स में जो लेडिक सेल्स हैं बेसिकली वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं और ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो लेडिक सेल्स पे एक्ट करके टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन इंक्रीज कराता है। और जो FSH है वो सर्टोली सेल्स पे एक्ट करता है और स्पर्मेटोजेनेसिस को मेंटेन करता है। तो बेसिकली अगर इसको याद करना है तो L से लेडिक सेल्स, L फॉर न्यूट्रलाइजिंग हार्मोन और ये प्रोड्यूस कर रहा है टेस्टोस्टेरोन। और जो FSH का S से S फॉर सर्टोली सेल, S फॉर FSH और S फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। और जो सर्टोली सेल्स हैं इस मेल्स में वो इनहिबिन भी सिक्रीट करा रहे हैं जो FSH की सिक्रीशन को नेगेटिव फीडबैक से इनहिबिट कर रहे होते हैं। ठीक है। और पॉजिटिव फीडबैक जो है बेसिकली वो चाइल्ड बर्थ में एक फिनोमिना है उसमें इलिसिट होती है बॉडी में। ठीक है। इसके अलावा मोस्टली इसमें रेपिटेशन है और सबसे ज्यादा जो लोएस्ट टेस्टोस्टेरोन लेवल्स पाए जाते हैं वो हैं प्री स्कूल एज में और मैक्सिमम जो ग्रोथ हो रही होती है वो फीटल पीरियड में हो रही होती है। ये भी एक MCQ था, मैंने देखा था कहीं पे। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे अगर एक 6 ईयर ओल्ड गर्ल है एक और उसकी ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो रही है और वेजाइनल स्पॉटिंग हो रही है लेकिन एग्जामिनेशन पे देयर इज नो हेयर डेवलपमेंट एंड ओवेरियन मास, तो उसमें जो है ना सर्टोली लेडिक सेल ट्यूमर होता है। ठीक है। इसके अलावा सर्टोली सेल्स जो हैं वो एक और हार्मोन भी सिक्रीट करते हैं मुलेरियन इनहिबिटरी फैक्टर MIF जो कि फीमेल के पार्ट्स बनाने वो करता है, उसको बनने नहीं देता। ठीक है। इसके अलावा मेल्स में जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो स्टिमुलेट होती है थ्रू FSH एंड टेस्टोस्टेरोन। अगर एक मैरिड मेल आता है, ये भी एक सिनेरियो होता है, मैरिड मेल विद एज़ोस्पर्मिया, बाकी सारे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स नॉर्मल होते हैं, कोई और इशू नहीं आ रहा, तो उसमें फिर आप सीरम FSH एंड LH कराते हैं और ये सर्टोली सेल्स जो है ना इनकी प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है। ठीक है। इसके अलावा स्टिमुलेट्स रिलीज ऑफ FSH एंड LH जो गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन है वो FSH और LH की सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट है 183
इसमें लिखा हुआ है कि पोस्ट मीनोपॉजल एक फीमेल है 50 इयर्स ओल्ड है और पोस्ट मीनोपॉजल क्या चेंजेस हैपन होंगी, तो इसमें ये कि एफएसएच और एलएच इंक्रीज कर जाएगा। और एफएसएच और एलएच क्यों इंक्रीज करेगा, क्योंकि उसमें जो है ना गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन जो है वो कम होगा, तो उसकी नेगेटिव फीडबैक से जीएनआरएच जब भी कम होगा एफएसएच और एलएच इंक्रीज हो जाएगा। इसके अलावा जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज है उसमें हमारे पास एलएच और एफएसएच रेशो जो है वो 3:1 है, ये डायग्नोस्टिक है। और अगर किसी फीमेल में हॉट फ्लशेस आ रहे हैं, मीनोपॉज के सिम्टम्स हैं, तो इसका मतलब है कि उसकी एफएसएच और एलएच इंक्रीज हो रही है। तो ये भी इस तरह भी आ सकता है कि मीनोपॉज में हॉट फ्लशेस क्यों आते हैं, तो इसकी वजह ये होती है कि एस्ट्रोजन डिक्रीज हो जाता है और एफएसएच और एलएच इंक्रीज हो जाता है और गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन भी डिक्रीज हो जाता है। इसके अलावा सिनेरियो आ जाता है कि 18 ईयर ओल्ड गर्ल है जिसकी हाइट वेट दिया होता है और हेयर डिस्ट्रीब्यूशन है बॉडी में, और एफएसएच एलएच की वैल्यूज दी हुई है कि वो रेज्ड है और टेस्टोस्टेरोन भी रेज्ड है और ईस्ट्रोजन भी रेज्ड है। तो इसमें क्या पेशेंट की क्या वो है, तो इसमें इसको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। एक 48 ईयर ओल्ड है जिसका 8 मंथ्स का एमिनोरिया है। बेसिकली मीनोपॉज इसमें क्यों आ रहा है, तो इसमें यही है कि लो एस्ट्रोजन होता है और एफएसएच और एलएच हाई हो जाता है, तो इस वजह से। और हर्सुटिज्म के ट्रीटमेंट में जो एंटी एंड्रोजन है वो है क्रिप्रोटिरोन एसीटेट। नेक्स्ट पॉइंट है 184, इसमें ये है कि लैक्टेशन में ओवुलेशन किस तरह इनहिबिट होती है। बेसिकली लैक्टेशन जब फीमेल करा रही होती है तो उसकी ओवुलेशन नहीं हो रही होती, नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव भी इसलिए है। तो बेसिकली इसमें गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन जो है वो इनहिबिट हो रहा होता है, ओवुलेशन उसकी वजह से नहीं हो रही होती और प्रोलैक्टिन लेवल्स जो है वो रेज्ड होते हैं, तो इस वजह से ना रिप्रोडक्टिव फंक्शन जो है वो कम हो जाते हैं। और ऑक्सीटोसिन जो है वो मिल्क लेट डाउन में हेल्प कराता है और उससे यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस भी होती हैं, यानी कि इसका फंक्शन है ड्यूरिंग पार्चुरेशन ये हेल्प करता है, ठीक है। इसके अलावा जो है जब ओवुलेशन ऑब्वियसली सप्रेस्ड होगी लैक्टेशन के दौरान, तो फिर जो है ना हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच सिक्रीशन कम होगी, ये मैं पहले भी बता दिया। तो बेसिकली यही होता है। इसके अलावा डोपामीन जो है वो इनहिबिट करती है प्रोलैक्टिन हार्मोन को, तो इन दोनों का वो है, अगर प्रोलैक्टिन ज्यादा हो जाएगी तो हम डोपामीन एगोनिस्ट देंगे ताकि डोपामीन लेवल्स बढ़ जाए, तो प्रोलैक्टिन कम हो जाएगी। इसके अलावा जो लैक्टोजेनेसिस में 3 हार्मोन्स होते हैं वो होते हैं कॉर्टिसोल, ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन से लेक्ट से याद रखें, ऑक्सीटोसिन जो है वो मिल्क लेट डाउन के लिए मतलब उसके उसके लिए होता है और कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन है, ठीक है। इसके अलावा जो है ना बस यही सारी इसमें यही पॉइंट्स हैं कि ऑक्सीटोसिन का स्टिमुलस कौन सा है, बेसिकली वो है सक्लिंग, ठीक है। अब एक पेशेंट एक सिनेरियो आता है कि एक फीमेल को ऑक्सीटोसिन दी है लेकिन वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, तो ये क्यों है, बिकॉज इट इज ड्यू टू द लेस रिसेप्टर्स इन मायोमेट्रियम, ठीक है। इसी तरह का एक सिमिलर पॉइंट नेक्स्ट पेज पे भी दिया हुआ है कि एक वुमेन है डिलीवरी के दौरान ईस्ट्रोजन को रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, ये क्यों हो रहा है, तो बेसिकली इसका आंसर ये है कि डिक्रीज ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स होते हैं, तो दोनों ऑक्सीटोसिन भी अगर रिस्पॉन्ड नहीं